पहला क्वेश्चन है कि सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। ऑप्शन ए, यह पूरब में स्थित है। ऑप्शन बी, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ऑप्शन सी, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। इसका कुछ वीवीआई पॉइंट है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के परितः झुका हुआ है। ये फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा, जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। दूसरी पॉइंट है पृथ्वी अपने अक्ष के परितः 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। 23.5 डिग्री परितः झुका हुआ है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। चलिए तीसरी पॉइंट की बात करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से 365 दिनों में एक चक्कर लगाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी। ऑप्शन ए, सुस्त। ऑप्शन बी, तेज। ऑप्शन सी, पृथ्वी समान समय देगी। ऑप्शन डी, कार्य करना बंद कर देगी। तो ये बताना है आपको कि घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर पेंडुलम घड़ी को अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो घड़ी क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा या तेज हो जाएगा, या पृथ्वी समान समय देगी, या फिर कार्य करना बंद कर देगी। क्या करेगा? बस जल्दी बताइए। तो ये या सुस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुस्त होगा। क्यों? जिसके बारे में भी पॉइंट है, इसका डिस्कस करते हैं, है ना। पहला पॉइंट है कि चंद्रमा पर जी का मान कम होता है, ये तो सबको पता होगा। तो टी का मान बढ़ जाता है तो घड़ी सुस्त हो जाएगा। यानी कि चंद्रमा पर जी का मान कम होता है, टी यानी आवर्तकाल मान बढ़ जाता है तो घड़ी सुस्त हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर घड़ी को ले जाते हैं तो घड़ी हमारा सुस्त हो जाएगा। दूसरी पॉइंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरी कि वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग संबंधित है। ऑप्शन ए, पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने से। ऑप्शन बी, पृथ्वी के अचानक पृथ्वी के चक्कर लगाने से। और ऑप्शन सी, दाब प्रवणता से। और ऑप्शन डी, तापमान से। तो वायु का वेग संबंधित किससे है आपको बताना है। तो दाब प्रवणता से है, यानी कि दाब जिस तरफ कम होगा उधर वायु का वेग की दिशा होगी। तो वायु का वेग किससे संबंधित है? दाब प्रवणता से। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जानते हैं। पहला पॉइंट, दाब प्रवणता के कारण चक्रवात एवं प्रति चक्रवात उत्पन्न होता है। तो आपको पता होगा कि दाब प्रवणता के कारण ही चक्रवात और प्रति चक्रवात होगा। ऑप्शन जो मेन अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो, यदि आंतरिक दाब निम्न और जबकि बाहर का दाब उच्च हो तो वायु की गति बाहर से अंदर की ओर होती है, इसे चक्रवात कहते हैं। आपको समझ में आया होगा कि यदि दाब, आंतरिक दाब जो है, दाब निम्न जबकि बाहर का दाब उच्च होगा तो वायु की गति बाहर से अंदर, यानी कि कहने का मतलब है वायु का दाब जहां कम होगा वायु उधर की ओर उसी की दिशा में बहेगी। तो बाहर अगर अंदर वायु का दाब कम है तो बाहर से अंदर की ओर वायु की दिशा होगा, जिसे चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आंतरिक दाब उच्च हो और बाहर दाब निम्न हो तो वायु की गति अंदर से बाहर की ओर होती है, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। अब दाब अंदर की ओर है और बाहर की निम्न है तो हवा की दिशा अंदर से बाहर की ओर चलेगा और जिसे हम प्रति चक्रवात
कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि न्यूटन के गति के कितने नियम होते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा कि न्यूटन के गति कितने नियम होता है। तो आप जवाब देंगे पहला ऑप्शन 1, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आप जल्दी से बताइए इसका न्यूटन के गति के कितने नियम होते हैं। तो सभी को पता है ये 3 नियम होते हैं। कितने नियम? 3 नियम। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो इसको बहुत जरूरी जानना है। न्यूटन के पहले गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इस नियम से बल की परिभाषा भी मिल जाती है। तो न्यूटन के पहले गति नियम से जड़त्व के नियम और गैलीलियो के नियम और इस नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है। ये भी चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। क्या? बल का व्यंजन। कौन से गति नियम से? न्यूटन के दूसरे गति नियम से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, और F बराबर ma होता है। कोई फोर्स लगेगा तो ma, ठीक है, आपको पता होगा F फोर्स लगेगा तो ma हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन के गति के तीसरे नियम। इससे होता है कि प्रत्येक क्रिया में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का गति के तीसरे नियम, प्रत्येक क्रिया में विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि न्यूटन ने गति के नियम अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 में प्रतिपादित किया था। तो आपको ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा, न्यूटन के गति के नियम के वो कौन से पुस्तक में दिया था। तो पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया, और कब दिया था? तो ये है 1687 में। तो कुछ ये फैक्ट है, फैक्ट को आपको याद करना पड़ेगा और ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। तो न्यूटन के पहले गति नियम को जड़त्व का नियम, गैलीलियो के नियम भी कहा जाता है और इस नियम को बल की परिभाषा भी कहते हैं। और न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है और इसे F बराबर ma प्राप्त होता है। न्यूटन के तीसरे गति नियम, प्रत्येक क्रिया में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और न्यूटन के गति के नियम जो न्यूटन जी दिए थे वो अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में कब दिए थे? 1687 में ये प्रतिपादित किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की है कि गति का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए काइनेमेटिक्स, ऑप्शन बी डायनामेटिक्स, ऑप्शन सी मैकेनिक्स और ऑप्शन डी नॉटिक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा काइनेमेटिक्स। ऑप्शन ए होगा, गति का अध्ययन कहलाता है काइनेमेटिक्स। कुछ पॉइंट दिया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका है कि विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं, है ना। तो ये याद करना पड़ेगा कि विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बी प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है, और ऑप्शन सी गाड़ी की ओर गिर सकता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि गाड़ी की ओर गिर सकता है, गाड़ी की ओर गिर सकता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ वीवीआई पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर उस स्थान के दाब कुछ समय के लिए कम हो जाती है, जिस कारण बालक का संतुलन खो सकता है और वह गिर सकता है। मेन पॉइंट हो गया।
दूसरी पॉइंट है, यह सिद्धांत बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पे। तो इस पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है? ऑप्शन ए वस्तु का भार, ऑप्शन बी गुरुत्व के कारण त्वरण का वर्ग, ऑप्शन सी गिरने के समय का वर्ग और ऑप्शन डी गिरने का समय। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, गिरने के समय का वर्ग का होगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो उसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा? ऑप्शन ए 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी 14 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2 किलोमीटर, ऑप्शन डी 0 किलोमीटर। तो 8 का बताना है, इसका आंसर 10 किलोमीटर होगा, है ना। विस्थापन के बारे में पूछा गया है तो आपको पता ही होगा विस्थापन क्या होता है। चलिए इसका की पॉइंट जानते हैं कि वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी कि वस्तु का जो अंतिम स्थिति है और प्रारंभिक स्थिति की जो न्यूनतम दूरी हो, बीच का क्या होगा? न्यूनतम दूरी, उसे ही तो विस्थापन कहते हैं। यही तो है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, एक पॉइंट और है, विस्थापन का धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। बहुत वीवीआई पॉइंट है ये, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। विस्थापन क्या होता है? धनात्मक भी हो जाता है, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 हो गया, 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन ए छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं और पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचता है। अब क्यों पहुंचता है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि ऊंचाई से गिरने का समय द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है। कोई वस्तु अगर ऊंचाई से गिरता है तो समय क्या रहता है? द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है। यानी कहने का मतलब है समय पर उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि उसका भार से क्या रहता है? स्वतंत्र, चाहे वो भारी हो या हल्की हो। चलिए मेन पॉइंट और देखते हैं कि उपग्रह का जो परिक्रमण काल है उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी मैंने अभी बताया कि द्रव्यमान पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है ना। चलिए और पॉइंट है कि एक ही तिरछिया कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमान की उपग्रहों की चाल समान होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अगर बस को अचानक रुक जाने की स्थिति में क्या होता है? सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा न्यूटन की गति के किस नियम से होता है ना। तो ऑप्शन ए गति के प्रथम नियम, ऑप्शन बी गति के दूसरे नियम, ऑप्शन सी गति के तीसरे नियम और गति के चौथे नियम। आपको जवाब देना पड़ेगा। बस को अचानक रुक जाने की स्थिति में जो सवार यात्री आगे की ओर झुक जाती है तो ऐसा न्यूटन की गति के किस कारण से होता है? आप जल्दी से जवाब देंगे। इसका आंसर क्या होगा? आप जल्दी दीजिए। इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि गति के प्रथम नियम हो जाएगा। इसका कुछ पॉइंट है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला